कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रातःकालीन कार्यक्रम में। किसान भाइयों बहनों, हवाएं, घटाएं या फिर खिली खिली धूप, सर्दी गर्मी या फिर हो रिमझिम बरसती बारिश, ये सभी आपके मित्र हैं और आपके कृषि कार्यों में आपके सहायक बनते हैं। इसी तरह से हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम और हमारे कृषि वैज्ञानिक भी आपके मित्र हैं और आपके लिए लेकर आते हैं कृषि संबंधी जानकारियों का खजाना देश के कोने कोने से, जिसका इस्तेमाल कर आप ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप खबरें खेती की, मंडी भाव तो देखेंगे ही, साथ ही आपको खराब मानसून की तैयारी के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। उत्पादन घटने से बढ़ेंगे चाय के दाम, गेहूं की खरीद 20 लाख टन ज्यादा। इस सीजन दूध उत्पादन में 6% की बढ़ोतरी, ज्यादा बुआई पर घटेगा कपास का निर्यात। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। आसाम और उत्तरी बंगाल में खराब मौसम से चाय की कीमतों में तेजी आने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि अप्रैल और मई के दौरान सभी जिलों में चाय के उत्पादन में गिरावट आई है। भारतीय चाय संगठन के अनुसार अप्रैल के दौरान चाय उत्पादक राज्य असम और उत्तरी बंगाल के जिलों में चाय के उत्पादन में अप्रत्याशित गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल के बाद चाय के उत्पादन में 40% और मई में 30% गिरावट आई है, जिससे इसके दामों में तेजी की आशंका बढ़ गई है। अप्रैल के दौरान इस क्षेत्र में चाय के कुल उत्पादन में 1.6 करोड़ किलोग्राम और मई में 1.4 किलोग्राम गिरावट दर्ज की गई। ये 2013 के समान अवधि के मुकाबले 3 करोड़ किलोग्राम कम है। ये अनुमान संगठन के सदस्यों ने फसलों के आधार पर दिए हैं। अगर इसमें अन्य चाय बागान और छोटे उत्पादकों को भी शामिल किया जाए तो ये कमी का आंकड़ा 5 किलोग्राम हो सकता है। देश के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में खरीद पूरी होने को है और अब तक पूरे देश में 276 लाख टन खरीद पूरी की जा चुकी है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 20 लाख टन ज्यादा है। एफसीआई के सूत्रों के अनुसार इस वर्ष देश के अधिकतर गेहूं का उत्पादन करने वाले राज्यों में गेहूं की खरीद 276 लाख टन हो चुकी है, जो कि पिछले वर्ष 250.9 लाख टन थी। भले ही खरीद थोड़ी ही ज्यादा है, लेकिन अल्नीनो के संकट को मात देने के लिए ये पर्याप्त होगी। इस साल 1 अप्रैल को पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक 1.7 लाख टन था। चालू वर्ष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 300 लाख टन की आपूर्ति के बाद भी अप्रैल 2015 में वित्त वर्ष के शुरू में 140 लाख टन गेहूं का स्टॉक उपलब्ध होगा। मॉनसून कम रहने की स्थिति में 140 लाख टन गेहूं का बफर स्टॉक पर्याप्त होगा। हालांकि गेहूं की निर्यात मांग कमजोर रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में वर्ष 2014-15 के सीजन में 252 लाख टन खरीद की है। डेयरी उत्पादों की मांग में वृद्धि से इस वर्ष दूध उत्पादन 6% बढ़कर 14 करोड़ टन होने का अनुमान जताया जा रहा है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अनुसार दुनिया में सबसे बड़े दूध उत्पादक और उपभोक्ता भारत में दूध उत्पादन वर्ष 2012-13 में 13.241 करोड़ टन था। एनडीडीबी के अनुसार वर्ष 2013-14 के दौरान दूध उत्पादन 14 करोड़ टन होने का अनुमान है। राज्यवार उत्पादन के हिसाब से उत्तर प्रदेश शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य रहा है, जिसके बाद राजस्थान और गुजरात का स्थान रहा। वर्ष 2013-14 में दूध की सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति मांग पंजाब में थी, उसके बाद हरियाणा का स्थान था। कपास के कम वैश्विक कारोबार और घरेलू स्तर पर ज्यादा खपत के कारण भारत का कपास निर्यात वर्ष 2014-15 में 20% घट सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति के अनुसार वर्ष 2014-15 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कपास का कारोबार 8% घटकर 81 लाख टन रहने की संभावना है। इसकी वजह चीन का निर्यात कम होना है। वर्ष 2011-12 में चीन को 53 लाख टन कपास का निर्यात हुआ था, जो इस साल 21 लाख टन रहने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त कम वैश्विक कारोबार और घरेलू खपत ज्यादा होने के कारण भारत का कपास निर्यात वर्ष 2014-15 में 20% घट सकता है। खेती किसानी पर मौसम का असर तो हमेशा ही रहता है और मौसम अनुकूल हो तो उत्पादन भरपूर
और किसान खुशहाल होता है। तो किसान भाइयों, यह तभी संभव है जब आपको मौसम की पूर्व जानकारी हो जाए। तो आइए हम और आप मिलकर लेते हैं मौसम की जानकारी व कृषि परामर्श। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटों में उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, कोंकण, गोवा तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश, विदर्भ तथा छत्तीसगढ़ में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। अगले 3 दिनों में पूर्वी भारत तथा उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आइए अब लेते हैं देश की विभिन्न मंडियों में चल रहे जिंसों के दामों की जानकारी, जो किसान भाइयों को लाभ दिलवा सकती है। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से। धान लोहरदग्गा झारखंड की मंडी में न्यूनतम मूल्य 1400 रुपए और अधिकतम मूल्य 1440 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहे। मदुरई तमिलनाडु में 1800 रुपए से 2000 रुपए। चावल जम्मू और कश्मीर की मंडी में 3800 रुपए से 3900 रुपए। बारगढ़ ओडिशा में 2300 रुपए से 2500 रुपए। लोहरदग्गा झारखंड में 2400 रुपए से 2500 रुपए। गेहूं मंगरौल गुजरात में 1650 रुपए से 1700 रुपए। लोहरदग्गा झारखंड में 1800 रुपए से 1900 रुपए। सरसों तेल जम्मू और कश्मीर की मंडी में 9000 रुपए से 9200 रुपए। लोहरदग्गा झारखंड की मंडी में 8500 रुपए से 9000 रुपए। अरहर जम्मू और कश्मीर की मंडी में 6800 रुपए से 7600 रुपए। लोहरदग्गा झारखंड में 6500 रुपए से 7000 रुपए। मसूर दाल जम्मू और कश्मीर में 6600 रुपए से 7000 रुपए। वहीं लोहरदग्गा झारखंड में 6000 रुपए से 6500 रुपए। और अब एक नजर डालते हैं फल सब्जियों के भाव पर। केला राजपीपला गुजरात में 500 रुपए से 1000 रुपए। लामलोंग बाजार मणिपुर में 3400 रुपए से 3600 रुपए। जयपुर राजस्थान में 700 रुपए से 1000 रुपए। आम फिरोजपुर शहर पंजाब की मंडी में 2500 रुपए से 3500 रुपए। नरवाल जम्मू और कश्मीर की मंडी में 2300 रुपए से 2500 रुपए। नूह हरियाणा में 2000 रुपए से 2500 रुपए। लीची फिरोजपुर पंजाब में 5500 रुपए से 6500 रुपए। नरवाल जम्मू और कश्मीर में 3000 रुपए से 6000 रुपए। भिंडी बटिंडा पंजाब में 300 रुपए से 500 रुपए। मुस्तफाबाद हरियाणा में 500 रुपए से 1000 रुपए। बैंगन बारगढ़ ओडिशा में 500 रुपए से 600 रुपए। लोहरदग्गा झारखंड में 1000 रुपए से 1200 रुपए। नरवाल जम्मू और कश्मीर में 700 रुपए से 800 रुपए। प्याज फिरोजपुर पंजाब में 600 रुपए से 1200 रुपए और पेहोवा हरियाणा में 1000 रुपए। और अब एक नजर देश की विभिन्न मंडियों में मसालों के भाव पर। लहसुन नरवाल जम्मू और कश्मीर में 3500 रुपए से 4000 रुपए। लाल मिर्च लोहरदग्गा झारखंड में 12000 रुपए से 13000 रुपए और कोविलपट्टी तमिलनाडु में 5700 रुपए से 7000 रुपए। और अब कुछ खबरें कमोडिटी के क्षेत्र से। गेहूं सहित मोटे अनाजों में मांग कमजोर होने के कारण मंदी का रुख रहा। वहीं बारीक चावल में तेजी देखने को मिली। दलहन के क्षेत्र में मूंग, तुअर, चना सहित सभी दालों में तेजी का रुख रहा।
किराना में काली मिर्च, जीरा, लौंग में मंदे का रुख रहा। खाद्य तेलों में मिलों से नया माल आने से सोया, बिनौला, सरसों के तेल में तेजी का रुख रहा। बाकी जिंसों का मिला जुला रुख रहा। खेती से जुड़ी खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों बहनों, मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार इस बार मानसून थोड़ा कमजोर रह सकता है। मौसम की इस आंख मिचौली का खेल किसान सदियों से देखता आ रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। सरकार ने इस कमजोर मानसून से निपटने की तैयारी पूरी तरह से कर ली है। मौजूदा आधुनिक तकनीक के जरिए ये संभव हो पाया है कि किसानों की आमदनी कम ना हो और उत्पादन में भी ज्यादा गिरावट ना आए। तो क्या है खराब मानसून से निपटने की तैयारी? आइए देखते हैं इस चर्चा में। किसान भाइयों, आजकल मौसम को लेकर बड़ी बातचीत है, खासतौर से मानसून जो है क्या फिर से दगा देगा, क्या फिर से हो सकता है बारिश कम हो। इस पे बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं, बहुत सी बातें हैं। मौसम विभाग की भी बहुत सी बातें हैं जो हो सकता है हमें कुछ चिंता में भी डाल रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। बहुत से ऐसे उपाय हैं जो किए जा सकते हैं अगर मानसून ने धोखा दिया तो। ज़रूर नहीं है मानसून धोखा दे। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे और हमसे बात करेंगे डॉक्टर JS संधू जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब कृषि आयुक्त हैं। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो यही कि मानसून को लेके कई तरीके की बातें हैं, तो क्या वाकई में मानसून इस बारी धोखा दे सकता है? आपने जो मानसून के बारे में कहा कि मानसून इस बार जो सामान्य से थोड़ा कम होने वाला है, जैसे 93% बारिश होने की संभावना है। मतलब इसका मतलब है कि 7% कम बारिश होगी। और इसको आगे समझने की ज़रूरत है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, उसको 4 भागों में बांटा गया है कि कहाँ कौन से भाग में कितनी बारिश होगी। जैसे उत्तरी पश्चिमी भारत है जो, उसमें 85% बारिश होने की संभावना है। अच्छा। और इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आते हैं। फिर आ जाता है कि हमारा जो मध्य भारत है, जिसको सेंट्रल इंडिया कहते हैं, वहाँ 94% बारिश होने की संभावना है, जिसमें मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। और तीसरा जो रीजन है दक्षिण का जो हिस्सा है, दक्षिण भारत, जिसमें आपका आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, ये सब आते हैं। और इसके अलावा हमारा पूर्वी वाला उत्तर पूर्वी भारत, जिसमें आपका बिहार हो गया, झारखंड हो गया, देन वेस्ट बंगाल हो गया, जो असम और ऊपर वाले जो हमारे जो छोटे छोटे प्रदेश हैं वो सारे आते हैं। उसमें 99% बारिश होने की संभावना है कि वहाँ पर ऑलमोस्ट सामान्य के बराबर बारिश होने की संभावना है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये पता लग गया है कि यहाँ पर कम हो सकती है, उसी के हिसाब से हमें तैयारी करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जो आपने बात बताई कि कुछ क्षेत्र में तो हमें पता है कि कुछ कम हो सकती है, जैसे आपने उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बताया 85%। अब इसके जो प्रभाव पड़ सकता है उससे निपटने की हमारी क्या तैयारी, क्योंकि असली ज़रूरत तो हमें पानी की है खेती के लिए। तो जलाशयों की अगर बात करें तो कितना पानी हमारे पास उपलब्ध है इन्हीं 4 भागों में अगर हम बात करें? देखिए, हमारे भारतवर्ष में 85 जलाशय, बड़े जलाशय हैं, जिसको हम लगातार मॉनिटर करते हैं और उसको हर हफ्ते हम रिव्यू करते हैं कि उसमें पानी कितना है। तो अगर अभी देखा जाए, क्योंकि सारे भारतवर्ष में जो हमारे दक्षिण में जो जलाशय हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश में है, चाहे वो कर्नाटका में या तमिलनाडु में, उनमें पानी काफ़ी कम है। उतना पानी है कि जो पीने योग्य है उतना ही पानी है, खेती योग्य नहीं है। और जो हमारा मध्य प्रदेश है, गुजरात है, जहाँ उत्तर के वाले जो भारत है, जहाँ अपना पूर्व वाला भाग है, वहाँ जलाशयों में पानी है। हम इरिगेशन का कुछ ना कुछ पानी उसमें से ले सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि इस बार कोई बारिश नहीं होने वाली, काफ़ी बारिश होने की संभावना है। तो वो विद टाइम जो है कि जलाशय में पानी एकत्र होगा और खेती के लिए उपलब्ध होगा। जी, अगर हम कंटिजेंसी प्लान की बात करें, अगर पानी कम बरसता है या समय पे नहीं आता है, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो करी जा रही हैं? देखिए, खेती हमेशा एक कभी भी ये नहीं होता है कि उसमें पूरी संभावना रहती हैं। इसके लिए समय से पहले योजना बनाना वो बहुत ज़रूरी है। फरवरी में हमने सारे प्रदेश वाले जितने जो भी ऑफिसर थे,
एग्रीकल्चर से संबंधित सबको बुलाया और उनके साथ 2 दिन विचार विमर्श किया। उसमें ये भी बात ना आए कि इस बार मानसून कम आ सकता है, उसके लिए योजना फरवरी से हमने उनको कहा था कि बनाने के लिए। अच्छा। और उसमें हमने कहा था कि जो अब हमारी ज़रूरत क्या है, पहले तो पानी बरसना चाहिए, उसके बाद हमें तुरंत फार्मर को क्या चाहिए, बीज चाहिए अच्छी किस्म का। और जैसे कम बारिश होने की संभावना है तो अभी हम कह रहे हैं कि जितनी जो जल्दी पकने वाली किस्में हैं, एक तो वो हमारे पास बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जो बहुत कम पानी में ही पक जाती हैं, उनकी जो हमको कहते हैं कि टॉलरेंट वैरायटीज़ हैं। फिर हमारी कुछ फसलें ऐसी हैं जैसे मोठ है, बाजरा है, ज्वार है, जो ग्वार बो रहे हैं, ये सब चीज़ें ऐसी बहुत सारे, मक्का है, ये सब चीज़ें बहुत कम पानी में पक जाती हैं। तो बीज का प्रबंध करना हमारा बहुत, उसमें सारे प्रदेश ने काफ़ी अच्छी तैयारी की है और इसको समीक्षा को हम आगे बढ़ाते हुए 17-18 को सारे प्रदेशों से एक स्टेट से उन्होंने क्या अभी तक योजना बना ली है उसके बारे में विस्तार चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि खेती से और भाई बहुत सारे विभाग संबंधित होते हैं, सबको एक जगह बैठाकर बात करके हमने कहा कि इस बार पानी कम बरसने वाला है, तो उसमें इरिगेशन जो सिंचाई वाला विभाग है, जो खेती को पावर देता है, इलेक्ट्रिसिटी देना है वो भाग, फिर खाद वाला जिसमें फर्टिलाइज़र है, इन सब को एक साथ बैठाकर कि इस बार हमें मिलकर एक योजना बनाएं ताकि फार्मर को कम से कम दिक्कत आए, ताकि उसको हर चीज़ समय पर उपलब्ध हो सके, ताकि हम उसको आगे ले जा सकें। इसके अलावा एक जो अभी सबसे बड़ी, जो आप भी टीवी पर कल के देख रहे होंगे, भी 500 ज़िले जो हमारे देश के हैं उनके लिए कौन सी कंटीजेंसी योजना होनी चाहिए वो बन गई है और तैयार है। वो अगर बारिश कम होगी, पीछे होगी, आगे होगी, उस सारा उसमें विवरण दिया है। उसके मुताबिक हमारे जो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर स्टेट के हैं उनकी सबको तैयारी उसी हिसाब से करने को बोला गया है। तो उस संबंध में हमें सारी कुछ तैयारी करनी है, तो ये सब तैयारी हम चल गए रहे। इसके अलावा भारत सरकार की जो सेंट्रल की स्कीम्स हैं, जो जिसके राहें स्टेट को पैसा दिया जाता है कृषि से संबंधित, उनमें ये हमने प्रावधान कर दिया है कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो आप उसमें से 10% और कुछ पैसा आप उसमें से ले सकते हैं इमीडिएटली। तो उसको आप योजना को कार्यान्वित करने के लिए सुचारू ढंग से उसको आप अपनाइए और इस प्रोग्राम को, इस जो मौसम की जो तब्दीली आने जा रही है उसके हम अच्छे से अच्छे तरह टाकरा कर सकें, ताकि हमारे कृषि की जो काफ़ी कुछ जो देश निर्भर करता है, जो भी सारे कुछ इंटरलिंक्ड हैं, सारा व्यापार है, सब कुछ उस पर निर्भर करता है कि खेती का जितना प्रोडक्शन हमारा हो रहा है उसमें कोई कमी ना आने दी जाए। जी डॉक्टर साहब, एक चर्चा हम ये भी सुन रहे थे कि अगर डीजल से कोई अपना पंप सेट वगैरह चलाता है तो उम्मीद है कि उस समय डीजल में भी किसी तरीके की सब्सिडी दी जा सकती है। वो जो हमने कहा कि हमारी जितनी भी स्कीमें हैं उसमें 10% आप पैसा जो है आप इन कामों के लिए ले सकते हैं। उसमें डीजल सब्सिडी लीजिए, अगर कुछ में और कोई जो वाटर कैरिंग पाइप जो ले जाने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है उनको ले जाइए। जो माइक्रो इरिगेशन में कोई काम करने वाला है, जहाँ पर हम कम पानी से ज़्यादा अच्छी सिंचाई कर सकते हैं, जहाँ स्प्रिंकलर कुछ कर सकते हैं, पानी का सही जो हमारे पास जितना पानी है उसको हम कैसे अच्छी ढंग से ज़्यादा खेत सिंचाई कर सकें, उस पर जोर देना पड़ेगा। और उसी मुताबिक हमें ये सब प्रोग्राम जो है उसको सफल बनाना है और कम पानी में हमें खेती करके दिखाना है। असल में डॉक्टर साहब एक सवाल ये है कि हमें पता है बीज अब हमारे पास तैयार हैं और जैसा आपने बताया कि 500 ज़िले जो हैं उनमें तो काम हो भी चुका है, उनकी पूरी तैयारी हो चुकी है। करीब मेरे ख्याल से 141 या 42 ज़िले हैं जो बच गए हैं। तो अब इसमें वो बीज किसानों तक पहुँचे, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? या खाद जो अगर हम अतिरिक्त खाद उपलब्ध कराई है, क्योंकि एक बारी वो लगा लेंगे, फसल खराब हो गई, दूसरे में फिर ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सब कैसे अवेलेबल कराई जाएंगे? तो देखिए, बीज का प्रबंध बहुत पहले ही कर लिया गया है और जितने स्टेट के जो हमारे जो कृषि के विभाग हैं उनके पास प्रबंध है और उनके जो हर ज़िले में उनका स्टाफ है और हर जगह पर ये सूचना उपलब्ध है कि कहाँ कहाँ मिलेगा। और बहुत सारी जगह तो बीज दे ही चुके हैं, उनको पहले ही का जो वितरण करने वाला है दे चुके हैं। अगर फिर भी कहीं ज़रूरत पड़ती है तो
सब जगह कई चैनल हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वो उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। कृषि विभाग है, फिर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक वो जो कॉल सेंटर है, उस पर आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा बीज उपलब्ध है। ये सब चीज़ें हमने आपस में जोड़ रखी हैं ताकि कम से कम समय में आपको जानकारी दी जा सके। डॉक्टर साहब, जैसे अन्न उत्पादन के मामले में देखें तो इस बारी तो बड़ा अच्छा अन्न उत्पादन हुआ है, रिकॉर्ड अन्न उत्पादन हुआ है। तो अब हमारी भंडारण की स्थिति क्या है? हमारे पास जो बफर है वो तो बना रहेगा, तो अगर मान लीजिए मानसून अगर धोखा भी देता है तो खाद्यान्न की कोई कमी होने वाली स्थिति हो, ऐसा तो नहीं है? देखिए, अभी मानसून आना है, बिजाई होनी है, आगे बढ़ना है, पर अभी जो हमारे पास स्थिति है वो बहुत हमारी बड़ी मजबूत स्थिति में है। हमारा इस बार जो प्रोडक्शन जो फिगर है 264 या 264 मिलियन टन जो है, आपका मतलब कह सकते हैं कि 26.4 करोड़ टन जो पैदा होने वाला है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अनाज पैदा होने जा रहा है। तो हमारी जितनी ज़रूरत है, हम उससे पहले ही हमारे पास भंडारण में पहले ही काफ़ी कुछ है। तो ऐसे अभी से कोई अन्न की कमी आने की जो है चिंता नहीं हमें करनी चाहिए, क्योंकि मानसून अभी आ रहा है, कैसे चलेगा उसके साथ साथ ही हम सारी योजनाएं हमारी होंगी। पर एक बात हम बता दें, 2009 में भी मानसून कम बरसा था, वह हमारी बारिश सामान्य से कम हुई थी। उस समय भी हमारा अनाज में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई थी। अब धीरे धीरे हमारी टेक्नोलॉजी, तकनीकी ज्ञान, जो बहुत सारी ऐसी पद्धतियाँ आ गई ताकि उनका जो है मानसून को, कम बारिश को, कम पानी में पैदा होने वाली फसलें किस्में हमने काफ़ी विकसित कर ली हैं, उनका बीज अब तक लेके जा रहे हैं। तो इस पर हमारी तैयारी हमारे तरफ से बहुत पूरी तैयारी है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि जो योजनाएं आपने बनाई हैं वो किसानों तक पहुंच रही हैं और किसान भी इन योजनाओं का पूरी तरह लाभ लेंगे। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आपने सुना अभी डॉक्टर साहब को, और डॉक्टर साहब ने जो बातें कही, देखिए बड़ी ज़रूरी है। कायदे से अगर हम देखें तो घाघ और बडरी हमारे यहाँ दो लोग हुए हैं ऐसे जिनकी बहुत सी कविताएं हैं, बहुत से उनके गीत हैं, बहुत सी बातें हैं, जिसमें से कुछ बात ये भी कहती है कि अगर जेठ के महीने में बहुत गर्मी पड़े तो उस साल बारिश बहुत अच्छी होती है, और अभी तक का अनुभव तो यही कहता है। तो उम्मीद की जा सकती है कि बारिश जो है वो अच्छी रहेगी, मानसून धोखा नहीं देगा। लेकिन अगर धोखा दे भी देता है तो सारी तैयारी है, आपको किसी तरीके से परेशान होने की या निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन.dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन.dd, और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन.dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन.dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों बहनों, तो आज के इस कार्यक्रम में आपने कमजोर मानसून से निपटने की तैयारी के बारे में जानकारी ली। तो अब आप इससे लाभ लीजिए और साथ ही साथ खतों के जरिए, ईमेल्स के जरिए हमें यह बताइए कि आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, ताकि हम कार्यक्रम को और बेहतर से बेहतर बना सकें। तो अब कार्यक्रम का ये समय यही संपन्न हो चला है। फिर मिलेंगे कृषि संबंधी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।